हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोब्रेन। हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट देखेंगे। इंडियन इकोनॉमी का ये चैप्टर 2 है आपका। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में इंडियन इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्मेंस उसका किस तरह से परफॉर्म किया था आज़ादी के पहले तक, जो ब्रिटिश रूल के दौरान किस तरह से हमारा इंडियन इकोनॉमी था, किस तरह के उस समय हालात थे, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्री सेक्टर कैसा था, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ओवरऑल एक मतलब इंडिपेंडेंस तक इंडियन इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्म कर रहा था इसके बारे में पढ़े थे। इस चैप्टर में हम लोग 1950 से लेकर 1990 तक, मतलब अगर बात करें तो 40 इयर्स, इन 40 सालों में जो अलग अलग जो इकोनॉमिक जो सेक्टर्स हैं, इंडियन इकोनॉमी सेक्टर्स, वो उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, इसका परफॉर्मेंस क्या रहा, सरकार के द्वारा क्या स्टेप्स लिया गया और किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को एक डेवलप इकोनॉमी बनाने का प्रयास किया गया, किस तरह से जो एक बहुत ही बेकार कंडीशन में हम लोग थे उससे कैसे ऊपर उठना है। इन 40 सालों में हम सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाया गया, क्या बेनिफिट्स हुए, ये सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, जैसा कि इसमें हम लोग अब देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे पहला क्या है, इंट्रोडक्शन विथ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सबसे पहले हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है हमारे इकोनॉमी का। फिर उसका टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखेंगे कि इकोनॉमी कितने तरह का इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। फिर गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ेंगे, इसका गोल क्या था। फिर जैसा कि हमने अभी बताया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड, एक तरह से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, इसके बारे में देखेंगे कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रेड पॉलिसी कैसा रहा हमारा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और फिर उसका एक क्रिटिकल अप्रेजल हम लोग देखेंगे ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1950 टू 1990। तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे और यहाँ से एग्जाम में आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। जैसा कि ये तीनों जो आपका पॉइंट है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ट्रेड पॉलिसी, यहाँ से कोई एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। हम लोग काफ़ी डिटेल में इस वीडियो को देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे जो पहला टॉपिक है कि इकोनॉमी क्या होता है, व्हाट इज एन इकोनॉमी। सबसे पहला ये जो प्रश्न आता है कि इकोनॉमी क्या होता है, इसमें हम लोग देखेंगे जैसा कि देखिए, एन इकोनॉमी इज एन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच प्रोवाइड पीपल विथ द मीन्स टू वर्क एंड लिविंग अर्न और लिविंग। अब इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि एन इकोनॉमी इज एन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम। एक इकोनॉमी क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक सिस्टम है जिसमें क्या होता है, ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। किसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत सारे इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म किया जाता है, बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं। विच प्रोवाइड पीपल विद द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, और इसमें लोगों को काम प्रोवाइड किया जाता है और लोग अपना लिविंग अर्न करते हैं, लोग पैसा कमाते हैं। जैसे अब रोड के किनारे जा रहे हैं, एक झोपड़ी में एक छोटा सा दुकान है, वो भी एक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि वो किसी को रोजगार दिए हुए है और उससे उसको पैसा मिल रहा है। कोई भी बहुत बड़ा अगर मॉल भी है, कोई अगर बहुत बड़ा जो शॉप्स है, कोई भी बिजनेस कर रहा है तो अपने अर्निंग के लिए कर रहा है। तो उसको काम मिला हुआ है और काम के बदले उससे पैसा मिल रहा है। और वो काम क्यों कर रहा है, क्यों? वो किसी न किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है या गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है। तो मार्केट में जैसे दो तरह के लोग होते हैं, एक प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक कंज्यूमर होता है। एक प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा कंज्यूम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया। एन इकोनॉमी इज एन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच प्रोवाइड पीपल विथ द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात कर रहे हैं तो जो भी लोग काम करेंगे और वो काम क्यों करेंगे, तो उनसे कुछ उनको अर्निंग होगा, समझ रहे हैं, तो वो इकोनॉमी का पार्ट होगा। फिर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, अगर हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या है, कि आखिर अर्थव्यवस्था का सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, तो बेसिकली 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको
ये यहाँ पे लिखा गया है। दीज आर द थ्री क्वेश्चंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। किसी भी इकोनॉमी का, जैसे हमारा जब देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद जब हमारे देश के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो प्रधानमंत्री बने, एक डेमोक्रेटिक कंट्री था हमारा, डेमोक्रेटिक कंट्री था, और डेमोक्रेसी में अपने जो सिटीजन्स हैं उनका ध्यान रखा जाता है, उनका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का होता है। अब हम लोग जब इकोनॉमी को जब फॉलो कर रहे थे कि आखिर कौन सा इकोनॉमी हम लोग रखें, तो उसमें बहुत सारा सोशलिस्ट इकोनॉमी था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो अभी आगे हम लोग देखेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हुआ कि भाई कौन सा इकोनॉमी को हम लोग फॉलो करें, क्योंकि उस समय विश्व में कुछ देश जो थे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रहे थे, कुछ देश जो थे वो सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रहे थे। तो हमारा भी इंडिया के सामने भी ये रास्ता खुला हुआ था, क्योंकि अभी तक तो हम लोग ब्रिटिश रूल चल रहा था हमारे यहाँ, सारा रिसोर्सेज ब्रिटिश कंट्रोल में था। अब सारा रिसोर्स हमारे पास था, अब उसे कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे उसका यूटिलाइज करना है, ठीक है, तो ये सब सारा क्वेश्चन हमारे पास था। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ये तीन समस्या आता है हमारे पास। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। और तीसरा क्या है, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। अब प्रोड्यूस किसका, तो गुड्स एंड सर्विसेज का, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा का, किसका प्रोडक्शन होगा, वस्तु और सेवा का, क्योंकि वस्तु और सेवा का ही जरूरत है, लोग डिमांड करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो उसके लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी इकोनॉमी के सामने तीन समस्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि आखिर इकोनॉमी किसे कहते हैं, व्हाट इज इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था हम लोग देख लिया, हमने देख लिया। अब हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे कि आखिर इकोनॉमी कितने तरह का होता है, व्हाट आर इट टाइप। यहाँ पे देखिए तीन तरह का आपका इकोनॉमी होता है, जैसा कि हमने अभी बताया। कौन कौन सा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, दूसरा क्या है सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तीसरा क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी है। ये तीन तरह का इकोनॉमी होता है, किसी भी देश में आप जाएंगे यही तीन तरह का इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगा। कैपिटलिस्ट जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, सोशलिस्ट समाजवादी, और मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत जो था, अब भारत के सामने ये दोनों था, या तो किसी देश में कैपिटलिस्ट होगा या सोशलिस्ट, लेकिन भारत ने कौन सा अपनाया था, मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया था। तो भारत ने क्यों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को नहीं अपनाया या क्यों सोशलिस्ट को नहीं अपनाया, कंप्लीटली पार्शियल फॉर्म में हमारे यहाँ अपनाया गया था, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों को कंबाइन करके, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोला गया, ठीक है। अब ये दोनों के बारे में देखेंगे कि आखिर ये दोनों क्या होता है। अब देखिए सबसे पहला जो आपका जो टॉपिक है ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इसमें देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में। देखिए पहला जो आपका पॉइंट है यह है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब देखिए इसमें पहला जो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में कौन सा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब इसमें क्या दिया गया है कि इसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। अब इसमें जितना जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी प्रोडक्शन का जो मीन्स है, जो साधन है, जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, तो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। जैसे जियो कंपनी है, तो जियो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, प्राइवेट वो कंपनी है, तो प्राइवेट सेक्टर। इसका एम हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव। सो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेज। अब यहाँ पे जो तीनों जो क्वेश्चन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, इस सारा डिसीजन जो है वो कौन लेगा, वो मार्केट फोर्सेज पे छोड़ दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होगा, और इसका मोटिव केवल क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना, केवल और केवल मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर दूसरा जैसे देखिए यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। अब
बेसिकली यही दोनों में डिफरेंस है, आप समझ रहे होंगे। जैसे देखिए फिर यहाँ से सबसे पहला हमने क्या बताया, यहाँ पे किसके द्वारा हो रहा है कंट्रोल्ड, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, और सोशलिस्ट इकोनॉमी में किसके द्वारा ओन कंट्रोल किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा। बस यही बेसिक सा डिफरेंस है। फिर इसका मोटिव क्या हमने बताया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मोटिव है प्रॉफिट कमाना, सोशलिस्ट इकोनॉमी का मोटिव क्या होगा, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण का। फिर सो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट कीपिंग इन व्यू द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एज अ होल। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मोटिव केवल क्या था, प्रॉफिट कमाना, लेकिन यहाँ पे जो मोटिव होगा वो सोशल वेलफेयर होगा, और यहाँ पे समाज को देखते हुए कोई डिसीजन लिया जाएगा। यहाँ पे डिसीजन किसके द्वारा लिया जाएगा, कोई इंडिविजुअल के पर्सन के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, लेकिन यहाँ पे डिसीजन किसके द्वारा लिया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला, ये जो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या क्या होता है, तो जैसा देखिए, मिक्सचर ऑफ बेस्ट फीचर्स ऑफ बोथ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट। अब मिक्स्ड इकोनॉमी किसे कहेंगे, तो देखिए ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ बेस्ट फीचर्स ऑफ बोथ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों से कंबाइन करके, दोनों का जो बेस्ट जो फीचर्स है उसको अडॉप्ट किया जाएगा, और कंबाइन करके कौन सा, मिक्स्ड इकोनॉमी। मीन्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर अलॉटेड रिस्पेक्टिव रोल फॉर सॉल्विंग इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स। और सेंट्रल प्रॉब्लम्स अभी हमने यहाँ पे चर्चा किया, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा क्या था सेंट्रल प्रॉब्लम्स, हाउ टू प्रोड्यूस, और फॉर whom टू प्रोड्यूस। आपको समझ में आया होगा कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या है, कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे दोनों के द्वारा जो भी डिसीजन जो लिया जाएगा वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, मीन्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर अलॉटेड रिस्पेक्टिव रोल फॉर सॉल्विंग इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स। और सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है हमारा, ये तीनों क्वेश्चन, जो ये तीन क्वेश्चन आप हमेशा दिमाग में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी एज वेल आर लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस। तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में बेसिकली जो मेजर डिसीजन होगा वो ज्यादातर किसके द्वारा लिया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन और गवर्नमेंट के साथ ही साथ जो मार्केट फोर्स है उसके ऊपर भी छोड़ दिया जाएगा कुछ डिसीजन लेने के लिए। जैसे भारत में आप देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल भी आपको मिलेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी प्राइवेट है, सरकारी है। जैसे आप देखिए BSNL गवर्नमेंट के अंडर में है, और भी बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर जो कंपनियां हैं टेलीकम्युनिकेशन में, तो सब ओन किया जाता है प्राइवेट बॉडीज के द्वारा। अब इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी। अब प्रश्न आता है कि इंडिया, भाई इंडिया के सामने जैसे हमने तीनों इकोनॉमी के बारे में देखा, इंडिया आखिर कौन सा अडॉप्ट किया, तो इंडिया जो अडॉप्ट किया वो कौन सा था, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या अभी देख लिया हमने, देखा हमने मिक्स्ड इकोनॉमी में जो बेस्ट जो फीचर्स था सोशलिस्ट का और कैपिटलिस्ट का, दोनों को कंबाइन करके अडॉप्ट किया गया था। तो इन दिस व्यू इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी विथ a strong public sector but also with private property and democracy, and it continuously increase involvement of private sector also। और इस तरह से भारत में जो मेजर डिसीजन है अभी हमने चर्चा किया कि वो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के भी रोल को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, उनसे भी एडवाइस लिया जाएगा, उनका भी जो एक रोल है उसको एक फेयर प्ले उनको दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे इसको देखने के पहले जैसे देखिए थोड़ा सा यहां पे और देखेंगे हम लोग। अब देखिए, अब अगला जो हेडिंग है इकोनॉमिक प्लानिंग है आपका। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, अब देखिए इंडिया के सामने हमने जैसा अभी चर्चा किया कि इंडिया कौन सा अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे देखिए सबसे पहले दो चीज हम बताए थे, एक डिमांड क्या होता है, देखिए डिमांड, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगा वहां पे डिमांड को देखा जाएगा कि आखिर मार्केट में डिमांड क्या है, ठीक है। और सोशलिस्ट में क्या देखा जाएगा, नीड्स को देखा जाता है कि लोगों का नीड्स क्या है। जैसे मान लीजिए हम लोग का जरूरत है, गर्मी लग रहा है तो पंखे का क्या है जरूरत है,
तो बेसिकली पंखा चाहिए, या भूख लगा हुआ है तो कुछ भी मतलब दाल चावल ये सब मिलना चाहिए। और पनीर चिकन के बारे में कब सोचेंगे, जब वो हमारा डिमांड होगा, वो जरूरत नहीं है, वो डिमांड है। तो बेसिकली जो सोशलिस्ट सोसाइटी में अभी हमने देखा कि सोसाइटी को देखकर किया जाता है। और भारत क्यों अडॉप्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि भारत में एक तरह से देखा जाए तो ज़्यादातर गरीब लोग थे, पुअर पीपल्स का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा था, लार्ज जो सेक्शन है हमारे यहाँ वो पुअर पीपल थे और उनका नीड था, ठीक है। तो और डिमांड हम क्या बताएं, जैसे कार बनाना है, एसी बनाना है, तो डिमांड होता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमेशा डिमांड पे फोकस करेगा, लेकिन सोशलिस्ट किस पे फोकस करेगा, नीड पे, लोगों का जरूरत क्या है उसको पूरा करेगा। और इसीलिए भारत को मिक्स्ड इकोनॉमी रखा गया था। मिक्स्ड इकोनॉमी इन द सेंस कि दोनों को रखा गया, जरूरत को भी पूरा किया जाएगा और लोगों का जो डिमांड है उसको भी पूरा किया जाएगा। अब देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। अब देखिए देश आज़ाद हुआ था, अभी तक हम लोग ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में थे, जो भी रिसोर्सेज हमारा था वो ब्रिटिशर्स अपने तरीके से यूटिलाइज कर रहे थे। अब जब देश आज़ाद हुआ, रिसोर्सेज हमारे पास थे, तो उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग का हिस्सा है। जैसे मान लीजिए हम लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छा पढ़ाई करना है, तो कैसे पढ़ाई करना होगा, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। भाई कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है, कौन सा कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा टॉपिक अभी और स्ट्रॉन्ग करना है, समझ रहे हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। बिना प्लानिंग के आप पढ़ाई भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो कोई किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरह से जब देश आज़ाद हुआ तो आखिर हमारा जो इकोनॉमी है वो कैसे बेहतर बने, जो एकदम बहुत बेकार स्थिति में था, स्टैग्नेंट फॉर्म में था, वो तो प्लानिंग का जरूरत था। तो सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे कहते हैं, तो देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विथ नेशनल प्रायोरिटीज। सिंपल इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे कहते हैं, ये इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, जो कंट्री का जो रिसोर्स है, जो हमारे देश के जो रिसोर्स हैं, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, उसका उपयोग कैसे करना है, इसके लिए इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, मतलब जो भी अलग अलग जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज होगा विकास करने के लिए, कि देश का विकास कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे हो, तो जो भी एक्टिविटी जो परफॉर्म किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमें अपने रिसोर्स का क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है अकॉर्डिंग विद द नेशनल प्रायोरिटीज। और नेशनल प्रायोरिटीज को भी ध्यान में रखना है कि आखिर नेशन को अब जैसे सबसे पहले क्या किस चीज का जरूरत है, तो प्रायोरिटीज जैसे हमने देखा है यहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज और चॉइस। हमने इकोनॉमिक्स का ये सबसे बेसिक चीज है, ये हम सभी लोग जानते हैं कि रिसोर्सेज का स्कार्सिटी भी है और तो वहाँ पे क्या आता है, चॉइस। हम लोग को चॉइस करना पड़ता है, प्रायोरिटीज को देखना पड़ता है, प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस हमारे सामने आता है, तो हमें देखना पड़ता है कि अपने प्रायोरिटीज हमारा क्या है, हमारा जरूरत क्या है, और उस जरूरत को सबसे पहले पूरा करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग यही चीज़ है कि इसमें किस तरह से अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है जिससे हमारा देश का डेवलपमेंट हो। अब इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए अब कैसे होगा, तो इसके लिए एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था इन 1950 विथ द पीएम एज द चेयरपर्सन। समझ में आ रहा है बात। एक नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया गया। प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि योजना आयोग, इसके बारे में और अभी हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। अभी बोले कि सर प्लानिंग कमीशन क्या अभी भी प्लान करता है, तो नहीं, अभी इसके जगह पे नीति आयोग आपका आ गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। अब जो भी देश का प्लानिंग होता है कि कैसे डेवलपमेंट करना है, ये सारा काम अब नीति आयोग का है, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन को सेटअप कब किया गया था, तो 1950 में। ये ऑब्जेक्टिव या जो भी एक नंबर का जो क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है कि प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था, और इसके जो चेयरपर्सन वो कौन थे, प्रधानमंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। बट इन 2014 इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन इज चेंज्ड एज अ नीति आयोग। और जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे कि प्लानिंग कमीशन के जगह पे क्या ला दिया गया है, नीति आयोग। ये 2014 में जब मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो प्लानिंग कमीशन जो 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था उस समय हमारा, उसको चेंज किया उन्होंने, बंद कर दिया और नीति आयोग लाया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखेंगे कि किस तरह से ये काम कर रहा था। अब गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। अब इंडिया में जो आपका जो किस तरह से जब प्लानिंग किया जा रहा था उसका आखिर गोल क्या था, क्योंकि जो प्लान किया जाएगा तो ऐसे तो प्लान नहीं किया जाएगा, किसी भी प्लानिंग का एक गोल होता है कि भाई प्लानिंग कर रहे हैं तो मतलब क्या अचीव क्या करना है।
समझ रहे हैं? तो इसका एक गोल निर्धारित किया जाता है और उस गोल को देखते हुए हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, जो इंडिया में जो प्लानिंग हो रहा था इसका गोल्स क्या था। तो देखिए दो तरह का यहाँ पे बेसिकली गोल्स बताया था। एक है आपका लॉन्ग टर्म गोल्स टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म 20 ईयर्स। अब दो तरह का आपका गोल था, एक शॉर्ट टर्म गोल्स था आपका और एक लॉन्ग टर्म गोल था। शॉर्ट टर्म गोल्स को देखा गया कि कम से कम अभी कितने साल में, एक लंबे समय में इसको अचीव करना है और कितना वो लंबा टाइम पीरियड होगा 20 ईयर्स। और जो शॉर्ट टर्म जो गोल्स है आपका टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो शॉर्ट टर्म जो गोल्स है उसके लिए 5 साल निर्धारित किया गया और जो लॉन्ग टर्म गोल्स है उसके लिए कितना 20 ईयर्स। ये हमारा प्लानिंग गोल था, गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब इसमें देखें लॉन्ग टर्म गोल्स ऑब्जेक्टिव प्लानिंग। अब इसमें क्या था, लॉन्ग टर्म जो गोल्स था हमारा, इसका आपका देखिए लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। जो ऑब्जेक्टिव मतलब जो गोल्स था इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था, तो यहाँ पे 4 पॉइंट आपका दिया गया है। पहला है ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। इस तरह से 4 आपका गोल्स क्या था, लॉन्ग टर्म गोल्स का ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। अब इसमें गोल ग्रोथ में क्या है, इंक्रीज इन द एग्रीगेट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए ग्रोथ में यहाँ पे सिंपल इकोनॉमिक ग्रोथ भी बोल सकते हैं, इसमें क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ कहने का मतलब देखिए आप लिख दे रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, इसमें जीडीपी जो हमारा होता है, जीडीपी का मतलब क्या होता है कि हम लोग एक साल में किसी भी देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसी का एक जो वैल्यू होता है, मतलब द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ ईयर। ठीक है, तो इसमें जीडीपी, तो इसमें हम लोग को एग्रीगेट आउटपुट को क्या करना था, इंक्रीज करना था, कौन सा, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, मतलब जीडीपी को बढ़ाना था, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना था देश में, ये इकोनॉमिक ग्रोथ इससे होगा। दूसरा क्या है, मॉडर्नाइजेशन, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मॉडर्नाइजेशन कहने का मतलब कि जैसे आप देखिए एग्रीकल्चर के सेक्टर में, एग्रीकल्चर हम लोगों ने पिछले क्लास में अभी पढ़ा था कि एग्रीकल्चर का स्थिति क्या हो गया था, काफी बेकार स्थिति हो गया था। क्यों, क्योंकि उसमें हम लोग कॉन्वेंशनल तरीके से ही अभी तक एग्रीकल्चर करते आ रहे थे, हमारे किसान उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए थे क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया गया था, और भी बहुत सारा चीज़ हम लोग देखेंगे उसमें। तो मॉडर्नाइजेशन का जरूरत था और एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर इन द सेंस कि हमारे पास देखिए किसान भी थे, हमारे पास खेत भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी आज़ादी के बाद लगभग 10 सालों तक हमारे यहाँ फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज रहा हमेशा। हम लोग फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करते थे बाहर के कंट्रीज से। तो कैसे सेल्फ रिलायंस बनाया जाए, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। जो इम्पोर्ट जो हम लोग कर रहे थे, तो जो एक डिपेंडेंसी जो बना हुआ था, जो निर्भर थे हम लोग किसी दूसरे देश के ऊपर और वहां से इंपोर्ट करते थे, तो उसको किसी भी तरीके से क्या करना, कम करना। तो थर्ड आपका सेल्फ रिलायंस। फोर्थ था इक्विटी, रिडक्शन इन इक्विलिटी ऑफ इनकम और वेल्थ। जो इनइक्विलिटी था, जो असमानता था जो सोसाइटी में, किसको लेके, इनकम और वेल्थ को लेके, इसको कम करना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ड इक्विलिटी क्यों नहीं दिया, आप बोलेंगे सर इक्विलिटी भी तो देना चाहिए था। देखिए इक्विलिटी मतलब समानता होता है, और इक्विटी का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए अगर एक डॉक्टर है वो 1 घंटा अगर ऑपरेशन करता है तो उसका चार्ज कितना होता है, 50,000। 1 आवर का उसका चार्ज होता है। ऑपरेशन अगर 1 घंटे का करता है 50,000। ठीक है, और अगर एक वर्कर है जो फैक्ट्री में एक जो लेबर जो काम कर रहा है, वो अगर साल भर भी अगर काम करेगा तब वो 50,000 कमाएगा। तो जो साल भर मेहनत कर रहा है उसका 50,000, और 1 घंटा मात्र कर रहा है तो उसका 50,000। तो यहाँ पे एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन का कमी है, लैक ऑफ हार्ड वर्क तो करता है लेकिन एजुकेशन उसमें बहुत जरूरी है, किस तरह का वो काम कर रहा है। तो कभी भी देखिए इक्वलिटी नहीं हो सकता सोसाइटी में, पॉसिबल ही नहीं है। कितना भी हमारे पास रिसोर्स आ जाए और सोशलिज्म को अगर फॉलो करें, सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं आ सकता है। सभी लोगों को क्या एक समान रिसोर्सेज का एलोकेशन हो पाएगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं।
अलग अलग तरह के मेहनत करते हैं और उनके काम के अकॉर्डिंग, उनके मेहनत के अकॉर्डिंग, उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो लेकिन इनइक्वलिटी जो समाज में है इनकम को लेकर, उसको कम करना, ये 4 हमारा आपका ये लॉन्ग टर्म गोल्स था, जिसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, जो प्लानिंग कर रहे थे उसका मेजर ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। अब देखिए, अब इसमें क्या हुआ, इसमें हम लोग देखेंगे जैसा कि इससे देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे। अब एग्रीकल्चर, जैसा कि हमने बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग 1950 से लेकर 1950 से लेकर 1990 तक, 1990 तक, ये जो 40 इयर्स का जो समय है, इन 40 इयर्स में जो हमारा जो अलग अलग जो इकोनॉमिक जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ये तीनों सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, किस तरह का ये तीनों सेक्टर परफॉर्म किया है, सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया गया है, क्या इसमें कमी था, ये सब सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो इस स्लाइड में अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। इसके बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि एग्रीकल्चर का कंडीशन क्या था। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, ये हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर का मेन फीचर्स देखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 1950 के समय जब देश हमारा आज़ाद हुआ, उस समय अगर हम बात करें तो लगभग 75% जो पॉपुलेशन था हमारा, ऑलमोस्ट 75% पॉपुलेशन, मतलब कहाँ इंगेज थे, एग्रीकल्चर में इंगेज थे, लोग खेती कर रहे थे। इसका मेन फीचर्स क्या है? सबसे पहला देखिए, लो प्रोडक्टिविटी, खेती तो लोग कर रहे थे, 75% वेयर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, लेकिन जो आउटपुट था वो काफ़ी कम था, बहुत लो प्रोडक्टिविटी, काफ़ी एकदम जो प्रोडक्टिविटी था, जमीन हमारे पास था, लेकिन उस तरह से देखिए हम लोग अभी देखें, क्योंकि कन्वेंशनल तरीके से एग्रीकल्चर कर रहे थे, कोई उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे थे हम लोग, उसमें कन्वेंशनल जो सीड्स है और काउ डंग्स, मैन्यूअर का जो यूज करते थे, कोई पेस्टिसाइड्स, वेडिसाइड्स का यूज नहीं होता था, इस तरह से प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम था। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था एग्रीकल्चर में, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं था, तो बारिश के लिए कहाँ डिपेंडेंट रहना पड़ता था, रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट रहना था। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो थर्ड है आपका, कैसा फार्मिंग होता था? सब्सिस्टेंस फार्मिंग, हम लोग सेल्फ कंजम्पशन के लिए बस खेती करते थे। जीवन निर्वाह कृषि, सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह करने के लिए बस एग्रीकल्चर कर रहे थे, कोई कमर्शियल फार्मिंग नहीं कर रहे थे, कोई ट्रेड सरप्लस प्रोडक्शन इतना नहीं था कि बेचने के पर्पज से नहीं कर रहे थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मर इज टू सिक्योर सब्सिस्टेंस फॉर हिज फैमिली एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं था, उनका मोटिव बस यही था कि अपने परिवार के लिए, अपने लिए 2 वक्त का भोजन मिल जाए, इतना प्रोडक्शन करना है। ट्रेडिशनल इनपुट, जो भी इनपुट उसमें यूज कर रहे थे, इनपुट सच एज सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया आपका, ये सब ट्रेडिशनल था। स्मॉल होल्डिंग, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है कि जो होल्डिंग्स था, जमीन का जो होल्डिंग्स है हमारा, ये काफ़ी स्मॉल होल्डिंग्स था, ठीक है, मतलब 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 5 कट्ठा, इस तरह से स्मॉल होल्डिंग्स, और वही फ्रेगमेंटेड वे में। जैसे आप अदर जो डेवलप्ड कंट्री में अभी के हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या होता है, लैंड का कंसोलिडेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब एक ही जगह पे किसान का जो मतलब 50 एकड़ जमीन है वो एक ही जगह पे होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो यही था, स्मॉल होल्डिंग्स था। फिर सेकंड क्या बता रहे, लास्ट, बैकवर्डनेस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में हम लोग काफ़ी क्या थे, काफ़ी हम लोग पीछे थे, टेक्नोलॉजी में हम लोग अच्छे नहीं थे, इस तरह से ये सब था। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर की, रिफॉर्म्स क्या क्या किया गया, आखिर गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या सुधार किया गया, ठीक है। रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, रिफॉर्म्स मतलब सुधार, क्या क्या सुधार किया गया। तो बेसिकली देखिए 2 तरह का सुधार किया गया था, एक आपका जो था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और दूसरा था टेक्निकल रिफॉर्म। कितने तरह का रिफॉर्म? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड टेक्निकल रिफॉर्म। देखिए पहला क्या, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑल्सो कॉल्ड लैंड रिफॉर्म के नाम से भी जाना गया, और दूसरा था टेक्निकल रिफॉर्म, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया। तो रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, सबसे पहले हम लोग कमी देखें कि क्या क्या कमी था, ड्रॉबैक्स क्या था इंडियन एग्रीकल्चर में। रिफॉर्म, जब देश आज़ाद हुआ तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिया गया, कैसे रिफॉर्म किया गया, जो 5 ईयर प्लान जो हम लोग देख रहे थे, उस प्लानिंग कैसे किया गया कि कैसे एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, बेहतर बनाना है, तो क्या क्या सुधार किया गया। तो 2 तरह का रिफॉर्म्स किया गया,
एक था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जिसे लैंड रिफॉर्म के नाम से भी जाना गया, और दूसरा था टेक्निकल रिफॉर्म जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से, हरित क्रांति के नाम से जाना गया। ठीक है, अब ये दोनों के बारे में देखेंगे कि ये कैसा रिफॉर्म था। पहला जैसे देखिए, पहला जो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या था, जिसे लैंड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। ठीक है, अब इसमें क्या था देखिए, चेंज द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। इसमें बेसिकली जो था लैंड रिफॉर्म्स में जो ओनरशिप जो था, ठीक है, ओनरशिप मतलब जो मालिकाना जो हक, ये ओनर आखिर कौन होंगे, इसको चेंज किया गया। चेंज द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स, मतलब ये जो लैंड का जो टुकड़ा है, इसका जो ओनर है उसको चेंज किया गया। कैसे चेंज किया गया देखिए, ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारे यहाँ जमींदार होते थे, मतलब 10-15 गांव मिलाकर किसी एक व्यक्ति को हेड बना दिया जाता था, और उस वहाँ पूरे गांव का जितना जमीन होता था उस सारे जमीन का मालिक उस व्यक्ति को बना दिया जाता था, जिसे जमींदार कहते थे। अब वो जमींदार क्या करता था, पूरा वहां से रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता था, और कलेक्ट करके फिर ब्रिटिशर्स ऑफ मतलब ब्रिटिशर्स के पास जमा करते थे। तो सबसे पहले ये जो जमींदार जो थे, ठीक है, ये जो जमींदार को हटाया गया, ठीक है, इन्हीं को इंटरमीडियरीज बोला गया। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, मतलब ये जो इंटरमीडियरीज कौन लोग थे, ये जो जमींदार थे यही इंटरमीडियरीज थे, बीच में थे। जैसे देखिए जमींदार यहाँ पे थे, देखिए, और यहाँ पे पीजेंट्स थे आपके, यहाँ पे जो किसान लोग थे जो खेती करते थे बेचारे, और ऊपर में कौन हो गया, ये ब्रिटिश थे, ब्रिटिशर्स थे। इस तरह से बीच में दे वेर जमींदार्स वेर इंटरमीडियरीज, ये इंटरमीडियरीज थे, ये बिचौलिए थे। और इस तरह से जैसे यहाँ पे इनसे टैक्स लेके जमींदार फिर ऊपर ब्रिटिशर्स को टैक्स देते थे। अब इस सिस्टम में काफी ज्यादा किसानों का एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो सबसे पहला काम जो किया गया, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। फिर रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेंट वगैरह को रेगुलेट किया गया। फिर थर्ड, लैंड सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, जो लैंड होल्डिंग्स था इस पर लैंड सीलिंग लाया गया। ठीक है, लैंड सीलिंग का मतलब एक लिमिटेशन लगाया गया कि भाई जो जमींदार लोग थे, जैसा अभी मैंने बताया कि उनके पास 500-1000 बीघा जमीन होता था। अब आज़ादी के बाद एक लिमिटेशन लगाया गया, एक सीलिंग, कि भाई इससे ज़्यादा जमीन आपको नहीं रखना है। तो सबसे पहला एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज जो जमींदारी व्यवस्था था इसको हटाया गया। रेगुलेशन ऑफ रेंट, जो रेंट रेगुलेट जो होता था, जैसे हम लोग परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी, महालवारी, अलग अलग तरह का लैंड रेवेन्यू सिस्टम हम लोग पढ़े थे। तो उन सब से काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, क्योंकि प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो टैक्स के रूप में उनको पे करना होता था। तो इसमें बोला गया कि नहीं भाई, अब 1/3 से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। लैंड सीलिंग मतलब लिमिटेशन लगाया गया लैंड होल्डिंग्स के ऊपर कि अब इससे ज़्यादा जमीन आपको नहीं रखना है। तो ये सब कुछ आपको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एक किया गया था, लैंड रिफॉर्म्स। अब देखिए लैंड सीलिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। देखिए लैंड सीलिंग में क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया कि लिमिटेशन क्या होता है, लैंड सीलिंग का मतलब कि लिमिटेशन लगाया गया। अब लिमिटेशन क्या है देखिए, इट रेफर्स टू अ फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड, मतलब ये जो लैंड का जो साइज है, ठीक है, इसको एक मैक्सिमम साइज को एक फिक्स किया गया। क्या किया गया, फिक्सिंग। इट रेफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच वुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो भी लैंड ओन किया जा रहा है तो उस पर एक मैक्सिमम एक लिमिट लगाया गया कि इससे ज़्यादा कोई भी लैंड ओन नहीं कर सकता, किसी के पास जमीन नहीं रख सकता है। विच कुड बी ओन बाय एन इंडिविजुअल। द पर्पस ऑफ द लैंड सीलिंग वाज टू रिड्यूस द concentration of land ownership in a few lands and to promote equality in the agriculture sector। और लैंड सीलिंग का एक ही मोटिव था कि इक्वलिटी लाना सोसाइटी में, समानता। क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था में क्या था, जो जमींदार होते थे उनके पास बहुत सारा जमीन होता था, बाकी लोगों के पास कोई जमीन नहीं होता था। अब आज़ादी के बाद अंग्रेज लोग तो चले गए थे, तो जो जमींदार लोग थे वो पूरे कंट्रोल करके रखते थे, जमीन पे रखे हुए थे। तो इसी को लैंड रिफॉर्म के द्वारा सही किया गया कि भाई बोला गया कि कोई भी जो एक इंडिविजुअल पर्सन है वो मतलब एक लिमिट रखा गया कि इससे ज़्यादा वो जमीन ओन नहीं कर सकते, मतलब वो नहीं रख सकते हैं। और वो क्या करना है, और क्योंकि इससे जो कंसंट्रेशन ऑफ लैंड है इसको रिड्यूस करना था मोटिव।
ठीक है, और प्रमोट इक्वलिटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यही आपका लैंड रिफॉर्म था, लैंड सीलिंग था। फिर देखिए इसमें, अब इसमें अगर बात करेंगे लैंड सीलिंग में तो और देखते हैं। अब इसमें अभी समस्या के बारे में फिर हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें इसका ड्रॉबैक्स क्या क्या आपका था। फिर आगे देखिए, अब जो टेक्निकल रिफॉर्म्स है यहाँ पे देखिए, पहला इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म में क्या क्या किया गया, तो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज हो गया आपका, रेगुलेशन ऑफ रेंट, और थर्ड किस तरह से आपको लैंड सीलिंग लगाया गया। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा जो है आपका ये क्या है, टेक्निकल रिफॉर्म्स या ग्रीन रेवोल्यूशन। इसको अब देखते हैं, टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन में मतलब हरित क्रांति, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये किस तरह से रिफॉर्म किया गया था। जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल तरीके से किसान लोग खेती करते आ रहे थे, कन्वेंशनल तरीके से, उस कन्वेंशनल को कैसे मॉडर्नाइजेशन, जैसे हमने उसमें गोल ऑफ 5 ईयर प्लान में देखा था कि मॉडर्नाइजेशन। तो देखते हैं अब यहाँ पे इस ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या किया गया। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इट रेफर्स टू अ लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन कोई वार नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं लड़ा गया था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, कि कैसे एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़े, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कैसे बढ़े, उसके लिए काम किया गया था और इसे ग्रीन रेवोल्यूशन बोला गया था। इट रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। इसमें प्रोडक्शन कैसे हो फूड ग्रेन्स का, इंक्रीज, लार्ज इंक्रीज। ठीक है, रिजल्टिंग टू फॉर्म द यूज ऑफ हाई एल्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज important along with HYV seeds in order to increase agricultural productivity and production। सिंपल, इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन में किस तरह से हमारा जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का कैसे इंक्रीज हो, इस पर फोकस किया गया और इसके लिए HYV सीड्स का यूज किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाया गया, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा था जो इरिगेशन के लिए डिपेंडेंसी होता था रेनफॉल के ऊपर। ठीक है, फिर मॉडर्न जो टूल्स और मशीन है उसका यूज किया गया कि किस तरह से जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे आपको प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। अब इसमें देखिए, अगर आपको लिखने के लिए आएगा फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फीचर्स क्या क्या थे यहाँ पे, जैसा कि देखिए, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई एल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। एल्ड मतलब क्या था, उपज। पहले क्या होता था कि जो सीड्स होता था वो, जैसे इस बार मान लीजिए धान का खेती हुआ, फिर अगला बार जो प्रोडक्शन हुआ उसी में से कुछ हिस्सा को अगले साल बीज के रूप में यूज किया जाता था, फिर अगले साल उसी में से कुछ धान को रख लिया गया, अगले साल बीज के रूप में यूज किया जाता था। अब इससे क्या होता था कि उसका जो उपज है वो दिन पर दिन, साल दर साल कम होते जाता था। HYV सीड्स का यूज किया जाता था, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। अब जैसे बहुत सारे फसल में भी कीड़ा मकोड़ा लग जाता है, तो कीड़ा से बचने के लिए जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया। साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्रॉप्स का साइंटिफिक रोटेशन मतलब, देखिए कभी कभी होता है कि एक ही तरह का फसल हर साल लगाया जाता है या बार बार लगाया जा रहा है, तो उससे भी प्रोडक्शन पे इफेक्ट होता है, तो रोटेशन एक होना चाहिए। मॉडर्नाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, मॉडर्नाइज्ड मीन्स मतलब वही जो टूल्स और मशीन का जो हम बात कर रहे हैं कि जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, ठीक है, जोतने के लिए सब मॉडर्न तरीके का टूल्स वगैरह यूज करना है। तो ये सब आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का फीचर्स था। फिर हम लोग देखेंगे कि अचीवमेंट्स क्या क्या हुआ, अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब अचीवमेंट्स का बात किए तो अगर ये सब सारे चीज को, फैसिलिटी को प्रोवाइड किया गया किसानों को, तो जब प्रोवाइड करवाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन बढ़ेगा। राइज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का वो काफी ज्यादा राइज हुआ। इंक्रीज इन इनकम, अब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो फार्मर पहले क्या कर रहे थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे, पहले अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपना बस सेल्फ कंजम्पशन के लिए। अब सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है तो सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा, इससे उनका इनकम बढ़ेगा। राइज इन कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग में राइज देखने को मिला। कमर्शियल फार्मिंग में मतलब कैश क्रॉप्स जैसे शुगर केन हो गया, कॉटन, जूट, ये सब का खेती लोगों ने करना शुरू किया। इम्पैक्ट ऑन सोशल रिवॉल्यूशन, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, etc। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, अब इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुआ।
अब कैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, तो देखिए प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा, सरप्लस अगर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसको सेल करेंगे लोग, क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सेल करने के लिए लोग, जैसे एक किसान है, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, पहले 5 लोग काम कर रहे थे, अब 2 लोग क्या करेंगे, अपना व्हीकल्स खरीदेंगे और उससे ले जाकर मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है, सेल करेंगे तो वहाँ पे तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे अब फेलियर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, अब ये सब सारा चीज़ तो सही है, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, प्रोडक्शन भी कोई डाउट नहीं है कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हमारे देश का, बहुत प्रोडक्शन बढ़ा। मतलब जो देश पहले डिपेंडेंट था किसी अदर कंट्री के ऊपर फूड ग्रेन्स के लिए, वही देश विद इन 10 ईयर्स आपको सरप्लस प्रोडक्शन करने लगा। बाहर वो पहले इंपोर्ट कर रहा था, अब एक्सपोर्ट करने लगा फूड ग्रेन्स का। तो नो डाउट इसमें हम लोग, लेकिन कुछ फेलियर्स देखने को भी मिला है। तो फेलियर्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन क्या क्या था, रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड क्रॉप्स एंड एरियाज सच एज 2 क्रॉप्स व्हीट एंड राइस ग्रोइंग स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड आंध्र प्रदेश। देखिए 2 चीज सबसे ऊपर ध्यान दिया गया फेलियर्स में। क्या फेलियर देखने को मिला कि केवल राइस और व्हीट के क्रॉप्स पे फोकस किया गया। ऐसा तो बहुत सारा हमारे यहाँ डाइवर्सिटी था प्रोडक्शन में क्रॉप्स को लेकर, लेकिन 2 चीजों पे ध्यान में रखा गया, व्हीट और राइस, ठीक है, चावल और गेहूं, धान और गेहूं पे बस। और ये कुछ स्टेट्स में ही बस लिमिटेड है, ओवरऑल इसका इंडिया में देखने को नहीं मिला। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का जो प्रभाव है, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो बेनिफिट है, ये ऑल ओवर इंडिया देखने को नहीं मिला, ऑल ओवर द कंट्री। ये केवल स्पेसिफिक स्टेट्स में ही, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बस इन्हीं स्टेट्स में इसका फायदा मिला। निगलेक्टेड लैंड रिफॉर्म्स, जो लैंड रिफॉर्म्स था उसको भी नेग्लेक्ट किया गया। लैंड रिफॉर्म्स में हमने क्या देखा था, जैसे जमींदारी सिस्टम, उसको तो हटाया गया, लेकिन जमींदार आज़ादी के बाद भी बहुत दिनों तक वो पावरफुल बने हुए रहे थे, ठीक है, पावर जो था उनके हाथ में रहता था। हुआ क्या कि जैसे लैंड सीलिंग का हमने बात किया कि जो लैंड सीलिंग जो लाया गया था, मतलब एक लिमिटेशन लगाया गया कि इससे ज़्यादा आपको लैंड ओन नहीं करना है। अब उसमें समस्या क्या हो रहा था कि बहुत सारे जमींदार पति पत्नी है फॉर एग्जाम्पल, और एक लैंड सीलिंग लगाया गया कि 50 बीघा से ज़्यादा नहीं रखना है आपको ज़मीन। अब वो लोग क्या करते थे, और उनके पास 100 बीघा है, तो अगर 50 बीघा से ज़्यादा नहीं रखना है, इट मीन्स 50 बीघा अब क्या करना है, वो सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पुअर पीपल्स में। अब वो क्या करते थे, आपस में ही पार्टीशन कर लेते थे, बंटवारा कर लेते थे, ठीक है, 4 बेटा, चारों को अलग अलग बांट दिया, जिससे उनका जो होल्डिंग से मतलब वो बढ़ जाता था। तो बहुत सारे लूप होल्स थे, कहने का मतलब लैंड रिफॉर्म्स में बहुत सारे क्या थे, लूप होल्स थे, जिसका जमींदारों ने फायदा उठाया था। फिर राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट में राइज देखने को मिला। अब अनएम्प्लॉयमेंट में राइज कैसे देखने को मिला, बोले कि सर अनएम्प्लॉयमेंट मतलब तो घटा होगा, प्रोडक्शन बढ़ा, इनकम बढ़ा। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आपका राइज हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान बहुत सारा टूल्स का यूज होने लगा, टूल्स एंड मशीन्स का यूज होने लगा। अब जैसे इसका देखिए अनएम्प्लॉयमेंट कैसे राइज होगा, सिंपल आप समझिए कि जैसे मान लीजिए पहले धान या गेहूं जो भी कटनी होता था, काटा जाता था धान गेहूं को, हार्वेस्टिंग जो टाइम होता था उस टाइम लोग करते थे मैनुअली। अब उसमें 50 लोगों का जरूरत होता था, मतलब 50 लोग मिलकर और 10-15 दिन तक हार्वेस्टिंग करते थे, हाथ से हंसुआ से लेकर काटते रहते थे, तो सब लोग को रोजगार मिल जाता था। अब इसमें हार्वेस्टर आ गया। अब हार्वेस्टर क्या होता है, एक ही दिन में पूरे गांव के खेत को क्या कर देगा, जितना फूड ग्रेन्स उसको काट सकता है। इस तरह से बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हुए। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन देखने को मिला। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन मतलब जैसे हमने देखा कि इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ा। अभी इरिगेशन फैसिलिटी के कारण जो ग्राउंड वाटर है उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। पेस्टिसाइड्स, विडिसाइड्स का यूज हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ, जिससे सॉइल डिग्रेडेशन देखने को मिला। ये सब आपका इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन में देखने को मिला। तो दीज आर द सम फेलियर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर आगे हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। अब देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब प्राइमरी सेक्टर अब आपका हो गया। अब हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहने का मतलब कि किस तरह से जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है इंडस्ट्री के मामले में। हमने ये पिछले क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे इंडस्ट्री को बर्बाद किया था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री था उसको कैसे बर्बाद किया गया था, तो इसमें देखते हैं हम लोग।
अब देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या हुआ, ये भी 1950 से लेकर 1990 के बीच में, कि किस तरह से इंडस्ट्री पे फोकस किया गया, क्योंकि इंडस्ट्री के मामले में हम लोग काफ़ी पीछे थे उस समय, एकदम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, अंग्रेज लोग कर दिए थे, इंडस्ट्री एकदम बहुत ही मतलब निम्न स्तर पे था। उसको कैसे बढ़ाया गया, उस पर क्या प्लानिंग किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, क्वालिफाइड एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। अब इस पे फोकस किया गया इंडस्ट्री को कैसे, तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन करने के लिए जो बेसिक चीज़ों का होना जरूरी है, जैसे स्कूल अगर आप ओपन करते हैं, कोचिंग खोल रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग चाहिए, बेंच चाहिए, बोर्ड चाहिए, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो उसी तरह से इंडस्ट्री के लिए क्या था, तो पावर, ट्रांसपोर्ट हो गया आपका, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फाइनेंस, क्वालिफाइड और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, इस सबको इस पे ध्यान दिया गया। मच प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया गया, कि किस तरह से अनुसंधान पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड किया गया। बिल्डिंग अप ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री था उस पर फोकस किया गया था। कैपिटल गुड्स आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसके बारे में पढ़े होंगे। ग्रोथ ऑफ नॉन एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, ग्रोथ ऑफ नॉन एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, मतलब जो कंज्यूमर गुड्स जो इंडस्ट्रीज है, जो हमारे आवश्यक के जो चीज़ है, उस सारे चीज़ों पे फोकस किया गया, कि किस तरह से, जैसे अभी आप मेक इन इंडिया देख रहे होंगे, बहुत सारा जो हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आज उस पर मेक इन इंडिया लिखा हुआ रहता है। पहले क्योंकि हमारे यहाँ तो इंडस्ट्रियल एरिया था नहीं, इंडस्ट्री थे नहीं, तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता था दूसरे कंट्री के ऊपर में। इन सब चीज़ों पे फोकस किया गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जैसा कि हमने देखा कि हमारे यहाँ कौन से सेक्टर पे ध्यान दिया गया, हमारे यहाँ किस तरह का इकोनॉमी था, मिक्स्ड इकोनॉमी था हमारे यहाँ। ठीक है, और मिक्स्ड इकोनॉमी जब था, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में किस पे फोकस किया गया, मिक्स्ड इकोनॉमी में किसका रोल होता है, गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। भारत में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हुआ, उसमें सरकार का या जो पब्लिक सेक्टर है उसका रोल क्या था। सबसे पहला देखिए, डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट वाज कंसीडर्ड इसेंशियल इन व्यू ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। देखिए, डेवलपमेंट में जैसा कि हमने बताया कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जो भी प्रोडक्शन जो यूनिट होता है उसको। तो क्यों किया गया था, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरवेंशन था स्टेट का। पहला कारण क्या था कि लैक ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, उनके पास लैक ऑफ कैपिटल का कमी था। फिर दूसरा, लैक ऑफ इंसेंटिव अमॉन्ग द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, उनके पास इंसेंटिव का कमी था। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, मेन एम ऑफ गवर्नमेंट इज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट रेदर देन प्रॉफिट्स। जैसा कि हमने देखा था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसका मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर, समाज के लिए काम करना है, कैसे लोगों का जरूरत पूरा हो। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को मेन बढ़ाना था, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या भी आज़ादी के टाइम पे बहुत ज़्यादा था। वही बता रहे कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी और मेन एम ऑफ गवर्नमेंट इज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। सबसे मेन एम क्या था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना रेदर देन प्रॉफिट्स। सेकेंड क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जो, जैसे अभी भी कुछ स्टेट जो है काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका जीडीपी अच्छा है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसा है जो अभी भी पुअर स्टेट्स के श्रेणी में आते हैं। इन सबको ध्यान देना। टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ऐसा नहीं कि किसी एक एरिया का ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो लोग ज़्यादा डेवलप कर जाए, कोई एरिया अंडर डेवलप रह जाता है, ऐसा नहीं, कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। एंड टू प्रमोट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, और जो इम्पोर्ट हो रहा था, ठीक है, जो लोग हम लोग इम्पोर्ट कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों को, उसका एक सब्सटीट्यूशन फाइंड आउट करना। सब्सटीट्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब कि जो हम लोग बाहर से जो चीज़ों को मंगा रहे थे, जो हमारा डिपेंडेंसी बढ़ गया था, उस डिपेंडेंसी को किसी भी तरीके से कम करना, ठीक है, और अपने देश में चीज़ों का प्रोडक्शन करना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे एक
इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया था। किस तरह से इंडस्ट्री को डेवलप किया गया था, तो उसको डेवलप करने के लिए सबसे मेन यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन IPR 1956, इसको हम लोग देखेंगे। एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है कि किस तरह से मतलब ये व्हाट वाज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन IPR 1956, मतलब 1956 में इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए क्या पॉलिसी लाया गया था, और इसका आगे के परफॉर्मेंस में मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर का परफॉर्मेंस 1990 तक क्या रहा, इसका इस पॉलिसी का क्या प्रभाव उस पर रहा, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब पहला देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द गवर्नमेंट रेगुलेट्स द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी। अब इसमें क्या बता रहा है कि ये जो पॉलिसी लाया गया था, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन IPR 1956, ये क्यों लाया गया था? क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के माध्यम से गवर्नमेंट इंडस्ट्री को कंट्रोल करना चाहते थे। क्योंकि हमने अभी बताया, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में जो पावर, जो कंट्रोल है, वो किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादातर। मतलब प्राइवेट बॉडी के पास भी है कुछ, उनको भी अपने बातों को रखने का मतलब पावर है, लेकिन जो एक तरह से कंप्लीट जो कंट्रोल अगर बोला जाए, वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। इस पॉलिसी का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच, मतलब इस पॉलिसी के माध्यम से गवर्नमेंट रेगुलेट्स द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी। मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी के माध्यम से कोई भी जो गवर्नमेंट है अपने देश में इंडस्ट्रियल जो एरियाज है उसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। अब इस रिजोल्यूशन में क्या था? द 1956 रिजोल्यूशन लेड डाउन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। मतलब ये 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया, इसका क्या क्या फीचर्स था? पहला, इसका काम टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एक एक्सेलरेट इसको करना है कि कैसे इसको मतलब इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा खुले, हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के ग्रोथ को और तेजी लाना उसमें। टू डेवलप हैवी इंडस्ट्रीज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। टू डेवलप हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, ये भी ऑब्जेक्टिव था। टू एक्सपेंड पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड करना। टू रिड्यूस डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, जो इनकम और वेल्थ को लेकर जो डिस्पैरिटीज था, इसको कम करना, कि मतलब कोई एरिया ज़्यादा डेवलप है, कोई एरिया कम डेवलप है। टू प्रिवेंट मोनोपोलीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, मतलब ये जो मोनोपोली जो था और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और इनकम, इससे बचना। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक प्राइवेट, जैसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि मान लीजिए जियो कंपनी है, क्या है उसका मोनोपोली एक तरह से स्थापित कर रहा है। बहुत सारे जो एजुकेशनल जो ऑनलाइन जो मतलब जो कंपनियां हैं जो पढ़ा रही हैं, वो सब क्या है धीरे धीरे अपने आप को मोनोपोली स्टेब्लिश करना चाहता है कि पूरे एजुकेशन सेक्टर पे वो एकाधिकार हो जाए। तो इससे बचना, ये किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। कि ये सब 1956 का जो रिजोल्यूशन है, ये आपका 5 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका फीचर्स हम लोग देखेंगे, फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन IPR 1956। अब इसका फीचर्स क्या था, कौन कौन से बातों को इसमें विशेषता क्या था? तो पहला देखिए, न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वी आर क्लासिफाइड इनटू 3 शेड्यूल डिपेंडिंग अपॉन द रोल ऑफ स्टेट। अब इसमें इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया गया था, तो 3 पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, अलग अलग क्लास में जाते हैं, अकॉर्डिंग टू नॉलेज, अकॉर्डिंग टू देयर एज उनको क्लासिफाई किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया गया था। तो इंडस्ट्रीज वे आर क्लासिफाइड इनटू 3 शेड्यूल डिपेंडिंग अपॉन द रोल ऑफ स्टेट। पहला क्या है? स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सबसे पहले जो कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसको एक अलग रखा गया। क्या हम बता रहे कि इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया, उसको बांटा गया। ठीक है, स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो स्मॉल जो छोटे मोटे जो इंडस्ट्रीज है स्मॉल स्केल पे, या कॉटेज मतलब कुटीर उद्योग। फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। और प्राइवेट सेक्टर में कोई भी अगर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करता है
तो उसके लिए गवर्नमेंट से उसको परमिशन लेना होगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता था। मतलब इसको लाइसेंस राज के नाम से भी हम लोग बोल सकते हैं। मतलब अगर आपको इंडस्ट्री ओपन करना है तो ऐसा नहीं कि आप गए और अपना इंडस्ट्री ओपन कर दिए, उसके लिए गवर्नमेंट से आपको अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता था। फिर इंडस्ट्रियल कंसेशंस वेयर ऑफर्ड ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। और जो बैकवर्ड रीजन्स थे वहाँ पे कुछ इंसेंटिव्स भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया कि आप वहाँ पे अपने इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करें, ताकि जो डिस्पैरिटीज है उसको कम किया जा सके। तो दीज आर द फीचर्स। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कि इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था। जैसा कि हमने अभी चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया था। तो देखिए यहाँ पे 3 शेड्यूल में इसको क्लासिफाई किया गया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। तो 3 शेड्यूल में इसको क्लासिफाई किया गया इंडस्ट्रीज में। पहला देखिए 17 इंडस्ट्रीज लिस्टेड इन शेड्यूल ए whose फ्यूचर डेवलपमेंट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। अब शेड्यूल ए में टोटल 17 इंडस्ट्री को रखा गया था और जिसका फुल्ली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो किसका था, स्टेट का था। स्टेट मतलब गवर्नमेंट का था। तो 17 इंडस्ट्रीज लिस्टेड इन द शेड्यूल्ड ए whose फ्यूचर डेवलपमेंट वुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। अगला क्या, शेड्यूल बी में कितना इंडस्ट्री को रखा गया, 12 इंडस्ट्रीज वेर इंक्लूडेड इन शेड्यूल बी which could be established both as the private and public sector enterprises, which could be established both as the, और 12 इंडस्ट्री को ऐसा रखा गया शेड्यूल बी में जो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर दोनों के द्वारा स्टेब्लिश किया जा सकता था। शेड्यूल सी अदर रेसिडुअल इंडस्ट्रीज वेर लेफ्ट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर। शेड्यूल सी में और भी जो बचा जो इंडस्ट्री था मतलब उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए रखा गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 3 शेड्यूल में इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। पहले में 17 इंडस्ट्री को रखा गया जो फुल्ली स्टेट के द्वारा कंट्रोल होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका था। शेड्यूल बी जो दोनों की मदद से चलेगा, पब्लिक और प्राइवेट, और थर्ड प्राइवेट सेक्टर के लिए रखा गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सबसे पहला देखते हैं, जैसा कि हमने देखा था स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, इस तरह का इंडस्ट्री होता है। अभी आप एक सुन रहे होंगे एमएसएमई, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं अब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है। जैसा कि देखिए a small scale industry is presently defined as the one whose investment does not exceed Rs 5 करोड़। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किसे बोला जाएगा, मतलब जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब 5 करोड़ तक अगर इन्वेस्टमेंट अगर किसी इंडस्ट्री में है, ठीक है, मतलब किसी इंडस्ट्री को चलाने ओपन करने के लिए उसमें मतलब ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना लगा है, 5 करोड़, तो उसे कैसा इंडस्ट्री माना जाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रेजेंटली डिफाइंड एज द वन हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड Rs 5 करोड़, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का देखिए, या रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है। तो पहला लेबर इंटेंसिव, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ये, इसमें लेबर ज़्यादा रहता है क्योंकि मशीन्स का कम, जैसे देखिए अब 5 करोड़ ही इन्वेस्टमेंट है, इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट है तो बहुत मशीन्स का यूज नहीं होगा। अब कम मशीन्स का यूज होगा, लो क्वालिटी के मशीन्स का यूज होगा, उसमें लेबर ज़्यादा रहेंगे, मतलब मैनुअली ज़्यादा काम किया जाएगा, ठीक है। तो लेबर इंटेंसिव, ज़्यादा लेबर रहेंगे। और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है, मतलब इसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसमें हो सकता है। अब जैसे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अगर चाहे कि हम इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हैं, अब अचानक से तो कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री तो नहीं कर सकता है, अब 100-200 करोड़ 500 करोड़ तो नहीं है उनके पास, तो अगर मिनिमम अमाउंट है तो उससे भी वो इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा मोटा मच्छरदानी बनाने का रहता है, बैग बनाने का, अगरबत्ती बनाने का, तो ये सब आपका अभी इसी को, इसमें भी क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। फिर आगे देखिए लेस कैपिटल इंटेंसिव, इसमें कैपिटल का ज़्यादा यूज नहीं होता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, इस एक्सपोर्ट पे भी ध्यान दिया जा सकता है।
सीड बेड्स फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सीड बेड्स फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मतलब कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करना। जैसे कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री, अब उसको कोई नट बोल्ट दे रहा है, या मान लीजिए फैन, सीलिंग फैन बना रहा है कंपनी, अब उसमें कैपेसिटर का जरूरत है, तो ऐसा कोई कैपेसिटर बना रहा है। तो कहने का मतलब कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। तो दीज आर द रोल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए अब प्रॉब्लम्स क्या क्या इसमें है, प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो पहला देखिए इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आप देखने को मिलता है। तो पहला है डिफिकल्टी ऑफ फाइनेंस। सबसे मेन है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में फाइनेंस का हमेशा डिफिकल्टी देखने को मिलता है। फाइनेंस इन द सेंस कि पैसे की दिक्कत होता है। दूसरा क्या है, डिफिकल्टी ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का समस्या होता है। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। रॉ मटेरियल मतलब अब जैसे इन्वेस्टमेंट उतना है नहीं, पैसा है नहीं, तब रॉ मटेरियल हमेशा शॉर्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है। आउटडेटेड मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, जो इसमें इक्विपमेंट यूज होंगे वो सब आउटडेटेड मशीन होंगे। कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उससे कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। अगर अब हम बात करें यहाँ पे सेक्टोरल कॉम्पोजिशन ऑफ एन इकोनॉमी, सेक्टोरल कॉम्पोजिशन कहने का मतलब कि किस तरह से अलग अलग सेक्टर का क्या कॉम्पोजिशन है। जैसे कि स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन हमने पढ़ा था और स्ट्रक्चरल चेंज, ठीक है। अब देखिए जो भी हमारा जो सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है और सर्विस सेक्टर है, ठीक है। अगर इसमें बात करें 1950 से 51 में, तो परसेंट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में कितना है 59.0, इंडस्ट्री का कितना है 13.0 और सर्विस का कितना है 28.0, ठीक है। और अगर यही हम बात करें 1990 से लेकर 91 तक, मतलब ये 1950 से 51 तक है, ये 1990 टू 91। अब इसमें देखिए तो एग्रीकल्चर का कितना है 34.9, इंडस्ट्री का 24.6 और सर्विस का 40.5। ये है आपका स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ एन इकोनॉमी और किस तरह से चेंज देखने को मिला है, ठीक है। एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा था 1950-51 में, कितना था 59.0, और अभी किसका ज़्यादा है 1990 और 91 में 40.5, किसका सर्विस सेक्टर का ज़्यादा। लेकिन ये इंडस्ट्रियल सेक्टर उस समय में भी कम था, अभी भी कम है। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस जीडीपी में अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो पहले किसका ज़्यादा था एग्रीकल्चर का, लेकिन अब किसका ज़्यादा है सर्विस का, और सबसे कम किसका है इंडस्ट्री का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये कुछ आपको ग्राफ देखने को मिलेगा यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं सेक्टरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, वही जो चीज़ अभी हम लोग पढ़े हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। किस तरह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले किसका है, ये अलग अलग डाटा है आपका 1950-51 का ये है, और ये 1990-91 का डाटा है। ये दोनों ग्राफ है आपका, पाई चार्ट है, ये अलग अलग शो करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। देखिए हम लोग इस वीडियो को वन शॉट में कंप्लीट कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ गया है, हम लोग को प्रिपरेशन करना और क्विक रिवीजन करना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग वन शॉट में सब देख रहे हैं। अब ट्रेड पॉलिसी देखते हैं। ट्रेड पॉलिसी हमारा क्या था। ट्रेड पॉलिसी मतलब जैसा कि हमने चर्चा किया था कि किस तरह से हम लोग डिपेंडेंट थे, हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा करते थे, अब एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है तभी तो फायदा होगा देश को। तो हमारा ट्रेड पॉलिसी क्या रहा इसके बारे में चर्चा करेंगे। इन द फर्स्ट 7 5-year plans ऑफ इंडिया द ट्रेड वाज कॉमनली कॉल्ड एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। अब देखिए इनवर्ड यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनवर्ड का मतलब क्या होता है, एक आउटवर्ड होता है मतलब बाहर की तरफ, और इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ। तो ट्रेड पॉलिसी में देखिए बेसिकली हुआ क्या कि ब्रिटिश रूल के दौरान देखा गया कि हमारे यहाँ से ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, जो दादा भाई नौरोजी एक बुक लिखे थे ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, बहुत सारे धन का निकासी हुआ। मतलब हमारे यहाँ से रिसोर्सेज कहाँ गए, ब्रिटेन में गए, यूरोपियन कंट्री में गए। मतलब हमारे यहाँ से हम लोग रॉ मटेरियल का ज़्यादा क्या कर रहे थे, बाहर में एक्सपोर्ट हो रहा था। तो उसको देखा गया कि कैसे इसको बंद किया जाए, मतलब फिर कोई ऐसा ना हो कि फिर कोई कंट्री आए हमारे यहाँ और हमें लूट कर लेकर
चला जाए। इससे बचने के लिए हमारा जो ट्रेड पॉलिसी था वो कैसा था, इनवर्ड लुकिंग था आपका। वही बता रहा है कि इन फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स, मतलब पहला जो 5 ईयर जो प्लान था, मतलब 35 ईयर्स तक हमारा जो ट्रेड वाज कॉमनली कॉल्ड एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। हमारा स्ट्रेटजी कैसा था, इनवर्ड था। ठीक है, द स्ट्रेटजी इज टेक्निकली नोन एज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस मीन्स सब्सटीट्यूटिंग इम्पोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अभी हम बताए थे, क्योंकि हम लोग इम्पोर्ट, क्योंकि डिपेंडेंसी हमारा काफ़ी ज़्यादा था अदर कंट्रीज के ऊपर, फूड ग्रेन्स के मामले में हो या टेक्नोलॉजी के मामले में हो या अदर प्रोडक्ट्स के, जैसे पेट्रोलियम के बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे, हम लोग इंपोर्ट करते थे। तो किस तरह से जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, मतलब जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसका सब्सटीट्यूशंस क्या हो हमारे यहाँ, उसके लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे फोकस किया गया। इंपोर्ट्स वेयर प्रोटेक्टेड बाय इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ एंड कोटाज। टैरिफ एंड कोटाज मतलब अब जो इंपोर्ट जो हो रहा था, मतलब जो बाहर से जो सामान जो हमारे यहाँ रहा था, अब उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए सरकार के द्वारा कुछ बैरियर लगाया गया, ट्रेड बैरियर, और उसी को क्या बोला गया, टैरिफ एंड कोटाज विच प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फर्म्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब इस चीज को देखिए, यहाँ पे समझिए, हमारा हुआ कि देश एकदम बिल्कुल आजाद था, ठीक है, और देश आजाद था और हम लोग हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्री थे इतने कॉम्पिटिटिव नहीं थे टेक्नोलॉजी के सेंस में, प्रोडक्शन में, कि हम लोग फॉरेन जो कंपनियां जो थी एमएनसी कंपनी उनसे कम्पीट कर पाए। ठीक है, तो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को, मतलब जो हमारे देश के जो प्रोड्यूसर थे, जो कंपनी थे, उसको कैसे बचाया जाए, तो इसके लिए बाहर के जो कंपनी थे, क्योंकि कंपटीशन हम लोग नहीं कर सकते थे उनसे, क्योंकि वो लोग काफ़ी पहले से अच्छा काम कर रहे थे। अब यही चीज़ ना उस समय हुआ था, आज़ादी के टाइम पे क्या हुआ कि जब इंग्लैंड के जो इंडस्ट्री के जो कपड़ा बनाने वाले लोग थे, इंडस्ट्री, जब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वहाँ से कपड़ा बनाकर भारत में क्या किया जा रहा था, बेचा जा रहा था, जो काफ़ी सस्ते दाम पे बेचा जा रहा था, और उससे हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर थे, जो वीवर्स थे, कपड़ा बुनने वाले लोग, वो लोग कम्पीट नहीं कर पाए थे। तो इसी चीज़ से बचने के लिए, ठीक है, इम्पोर्ट्स वेर प्रोटेक्टेड बाई इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ एंड कोटाज, ताकि जो हमारा जो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर है उस कंपटीशन से बचे। तो इस पर फोकस किया गया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये था हमारा ट्रेड पॉलिसी। अब देखिए यहाँ पे टैरिफ और कोटाज क्या होता है। देखिए टैरिफ और कोटाज क्या है। अब जैसा कि हमने अभी बताया कि टैरिफ क्या हो गया, ट्रेड बैरियर के रूप में एक देखा जाता है। ट्रेड बैरियर इन द सेंस कि किस तरह से जो इंपोर्ट हो रहा है, जो बाहर की कंपनियां हमारे यहाँ सामान लाकर बेच रही हैं, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे रोका जाए। तो टैरिफ्स रेफर टू टैक्सेस लिवाइड ऑन इंपोर्टेड गुड्स। जो टैरिफ क्या है वो किस पे लगाया जाता है, तो जो इंपोर्टेड जो गुड्स है उस पे लगाया जाता है टैक्स। एम टू मेक देम एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज, ताकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो और वो भारत में आकर उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सके। जैसे मान लीजिए बहुत सारा अगर चाइना है हमारे यहाँ लाकर सामान बेच रहा है, ठीक है, तो उसे कैसे बचना है। अब चाइनीज गुड्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है, लोग परचेज भी कर रहे हैं। अब ऐसे तो लोग मानेंगे नहीं, तो उनको डिस्करेज करना पड़ेगा। डिस्करेज कैसे, तो टैरिफ लगा दिया जाएगा, ठीक है, मतलब टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, इम्पोर्ट टैक्स, जिससे उनका सामान काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाए। मतलब 15,000 में अगर कोई सामान बेच रहा है, 15,000 टैरिफ लगा दिया जाए, मतलब वो सामान 30,000 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़। कोटाज रेफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ अ कमोडिटी बाय अ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। ठीक है, अब कोटाज का मतलब क्या हो गया कि एक मैक्सिमम लिमिट को फिक्स कर दिया गया इंपोर्ट के ऊपर, कि भाई अब इतने क्वांटिटी में ही आपको इंपोर्ट करना है, इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब टैरिफ और कोटा लाएगा, ये सब ट्रेड पॉलिसी था हमारा। अब देखिए अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। ठीक है, अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले जो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इस सब के बारे में, तो वहाँ पे ये सब काफ़ी ज़्यादा आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मतलब जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री था हमारा, इस पर क्या प्रभाव पड़ा, किसका, कौन सा स्ट्रेटजी हम लोग अपनाए थे ट्रेड में, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, मतलब अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के ऊपर फोकस करना है। बहुत ज़्यादा टैरिफ और कोटा लगा दिया गया था बाहर के कंपनियों के ऊपर।
इसका प्रभाव क्या पड़ा तो देखिए, इट हेल्प्ड टू सेव फॉरेन एक्सचेंजेस बाय रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। अब हम लोग क्योंकि इंपोर्ट अब कम होने लगा, तो इंपोर्ट अगर कम होगा तो हमारा जो फॉरेन जो एक्सचेंज है वो बचेगा। इट हेल्प्ड टू सेव, ये हम लोग को सेव करने में मदद किया। क्या सेव करने में? फॉरेन एक्सचेंज को, क्योंकि हम लोग गुड्स का इंपोर्ट अब कम करने लगे थे। ठीक है, दूसरा क्या है? क्रिएटेड अ प्रोटेक्टेड मार्केट एंड अ लार्ज डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। अब इससे हमारा मार्केट प्रोटेक्टेड हो गया और जो डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस्ड जो गुड्स था उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। थर्ड क्या है? हेल्प्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस इन आवर कंट्री विच डायरेक्टली लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसके कारण इट हेल्प्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल बेस एक मजबूत बना और इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी बेहतर हुआ। इस तरह से ये सब इम्पैक्ट था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी का। ठीक है, अब आगे देखेंगे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब ये क्या होता है? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, तो इसमें देखेंगे हम लोग। देखिए, लाइसेंस राज जैसा अभी हमने चर्चा किया था, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी इंडस्ट्री थे वो स्टेट कंट्रोल्ड था, मिक्स्ड इकोनॉमी था। मिक्स्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट नेचर था एक तरह से, मतलब ओवरऑल कंट्रोल जो था किसका था? स्टेट का, गवर्नमेंट का। तो कोई भी जो प्राइवेट जो कंपनी है, जैसे आपको अगर कोई अगर इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेना होगा, बहुत सारे अलग अलग लाइसेंस लेना होता था। कैसे? रजिस्ट्रेशन, सिंपल शब्द में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता था जो काफ़ी मुश्किल था। वही यहाँ पे है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। क्या था? लाइसेंसिंग इज अ टूल फॉर चैनलाइजिंग स्केर्स रिसोर्सेज इन predetermined priority sector of an economy. The Industries Development and Resolution Act IDRA was enacted in 1951. अब लाइसेंसिंग क्या था? एक ऐसा टूल था फॉर चैनलाइजिंग स्केयर रिसोर्सेज इन प्री डिटर्मिन्ड प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब देखिए, प्रायोरिटी हम बताए थे, हमारे यहाँ हमेशा इकोनॉमी में रिसोर्सेज का स्कैर्सिटी रहा है और प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस कि कैसे डेवलपमेंट अगर करना है देश का तो कुछ प्रायोरिटी होता है कि भाई कौन सा सेक्टर को ज़्यादा डेवलप्ड करना है, हमारा प्रायोरिटी। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बता रहे ये लाइसेंसिंग दिया जाता था और इसके लिए एक इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रिजोल्यूशन एक्ट एक इनेक्ट किया गया था 1951 में, IDRA। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था IDRA का? व्हाट वेर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IDRA एक्ट ऑफ 1951? अब इसमें देखते हैं द रेगुलेशन ऑफ, देखिए, रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्लान्ड प्रायोरिटीज। मतलब जो भी इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसको रेगुलेट करना किसके अकॉर्डिंग? टू द प्लान्ड प्रायोरिटी। जैसा कि हमने देखा कि प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान, कुछ एक लॉन्ग टर्म था, एक शॉर्ट टर्म वो था, जिसमें 5 ईयर प्लान हम लोग करते थे और किस तरह से अगले 5 साल में क्या क्या काम करना है, तो कुछ प्रायोरिटी हमारा होता था। वही बता रहा है कि इसके अकॉर्डिंग रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्लान्ड प्रायोरिटीज। अवॉइडेंस ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली को अवॉइड किया गया, जो एकाधिकार, मतलब किसी एक कंपनी का किसी क्षेत्र में एकाधिकार, इसको रोका गया। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस किया गया। रीजनल डेवलपमेंट मतलब जो अलग अलग रीजन है भारत में तो सब जगह डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ अनड्यू कंपटीशन बिटवीन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। IDRA का एक सबसे बेहतरीन एक मेन ऑब्जेक्टिव था कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो कंपटीशन है उसको कैसे कम किया जाए। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स है, जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, मतलब सही तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ पे ध्यान दिया गया था। दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम बात करें कंक्लूजन पे कि कंक्लूजन क्या है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिए, इंडिया बिकेम अ सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाए तो वो देश जो इंपोर्ट कर रहा था, जो फूड ग्रेन्स के लिए डिपेंडेंस था किसी के ऊपर, विद इन 10 ईयर्स ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो टेक्निकल रिफॉर्म्स किया गया था उसके कारण हम लोग सरप्लस प्रोडक्शन करने लगे और हम लोग एक सेल्फ सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन
हम लोग हो गए थे। फिर लैंड रिफॉर्म रिजल्टेड इन एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। लैंड रिफॉर्म के कारण जमींदारी सिस्टम को समाप्त किया गया। फिर आगे देखा जाए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में क्या देखा गया, इंडस्ट्रीज बिकेम फार मोर डाइवर्सिफाइड फ्रॉम 1950। 1950 से इंडस्ट्रीज और डाइवर्सिफाइड हुआ, अलग अलग क्षेत्र में इंडस्ट्रीज खोलने शुरू हो गए। बट एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन प्रिवेंटेड देयर ग्रोथ। लेकिन अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे, क्योंकि एक्सेसिव बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, जिसके कारण उनका ग्रोथ पे प्रभाव पड़ा। फिर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जो पब्लिक सेक्टर जो कंपनियां जो थी उनका परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर देखने को मिला। जैसे आप सपोज एट BSNL का एग्जांपल लेते हैं, अभी जियो कंपनी, हाल में ही जियो कंपनी बना, इतना ज़्यादा नंबर 1 कंपनी बन गया। और BSNL जो सरकार का है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस क्या है, काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस है। ठीक है। ट्रेड सेक्टर में अगर देखा जाए, पॉलिसीज वेयर इनवर्ड ओरिएंटेड, सबसे मेन देखिए, क्योंकि ये जो ट्रेड सेक्टर है इसी से अगला चैप्टर हमारा कनेक्टेड है। इसमें क्या बता रहा है कि जो हमारा इनवर्ड जो ओरिएंटेड जो पॉलिसी था, ट्रेड पॉलिसी, एंड सो वी फेल्ड टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर। हम लोग इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी था कि ठीक है भाई, इंपोर्ट को कैसे कम किया जाए, लेकिन हम लोग एक एक्सपोर्ट का ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बना पाए, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स वे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन इन ऑर्डर टू गेन सेल्फ रिलायंस। फॉरेन कंपटीशन से बचने के लिए डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स थे उनको बचाने के लिए काम किया गया कि फॉरेन जो कंपनियां थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, काफ़ी ज़्यादा वो लोग बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते थे। तो कंपटीशन से बचने के लिए किस पे ध्यान दिया गया, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पे, ताकि हम लोग सेल्फ रिलायंस को हम लोग प्राप्त कर सके, आत्मनिर्भर बने। लेकिन दिस डिड नॉट गिव देम द इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स डेट दे प्रोड्यूस। लेकिन उनका जो क्वालिटी था जो गुड्स का, वो उतना बेहतर नहीं हो पाया। तो इसलिए देखिए, हम लोग अगर मान लीजिए अगर कहीं बाहर नहीं पढ़ने जाएंगे और बच्चों के साथ नहीं पढ़ेंगे, तो कौन कितना परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा ग्रोथ नहीं हो पाएगा। वही चीज़ हुआ, जैसे बाहर के जो कंपनियां थी, कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण ग्रोथ भी ज़्यादा होता है। लेकिन शुरुआती दौर में अपने देश में, देश को एक स्ट्रॉन्ग बेस अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का बढ़ाना था कि भाई भारत के जो इंडस्ट्री जो थे वो ग्रो कर सके। ठीक है। लेकिन ग्रो करने के चक्कर में प्रोटेक्शन तो दिया गया, लेकिन वो लोग इनफ कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाया, मतलब वो लोग उतना बेहतर क्वालिटी का गुड्स नहीं बना पाया जितना कि मार्केट में अदर कंपनियां बना रही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह से ये सब कंक्लूजन था। अब देखिए, अब यहाँ पे एक लास्ट जो टॉपिक है आपका, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब क्रिटिकल अप्रेजल मतलब एक मूल्यांकन हम लोग देखते हैं कि किस तरह से, मतलब जो भी 1950 से 51 के बीच में, 1950 से 1990 तक, ये जो 40 सालों में, ठीक है, 40 सालों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या रहा, मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रोल किया जा रहा था उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा हमारे इंडस्ट्री के ऊपर। ठीक है। और यही हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि 1990 के बाद 1991 में एक मतलब रिफॉर्म किया जाता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म भारत में किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गया था, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो काफ़ी कम हो गया था। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिए, द प्रोपोर्शन ऑफ GDP इंक्रीज्ड फ्रॉम 11.8% टू 24.6%। जो GDP हमारा है वो 11.8% से कितना बढ़ा, 24.6%। इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम अ वेल डाइवर्सिफाइड बाय 1990, लार्जली ड्यू टू द पब्लिक सेक्टर, लार्जली डाइवर्सिफाइड भी हुआ। प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट भी किया गया, गिविंग अपॉर्चुनिटी टू पीपल विथ स्मॉल कैपिटल टू गेट इनटू बिजनेस। छोटे छोटे लोन वगैरह लोगों को दिया गया ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन थ्रू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस इनेबल डेवलपमेंट। फॉरेन कंपटीशन से बचने के लिए डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को और फायदा भी दिया गया ताकि वो लोग भी डेवलप हो, इंडिजीनियस जो गुड्स है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, है ना। तो इस पर फोकस किया गया। लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प द गवर्नमेंट टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और जो लाइसेंसिंग पॉलिसी था ये सरकार को मदद किया किसको कंट्रोल करने में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में।
Public sector made a remarkable contribution by creating a strong industrial base, developing infrastructure and promotion. अब देखिए अब इसमें क्या है, देखिए इसमें हम लोग अब देखेंगे, बस यही लास्ट है ये टॉपिक कि किस तरह से एक इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हुआ वो क्या क्या हम फायदा हुआ हमारे देश को, किस तरह से इंडस्ट्रियल बेस बना, किस तरह से अपना जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री वो डेवलप किया, किस तरह से हम लोगों ने इंपोर्ट को कम किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।